प्राचीन भारत के अंतर्गत मौर्यकालीन आर्थिक अवस्थाएं अपने आप में एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रस्तुत करती हैं। यदि हम मौर्यकाल के आर्थिक जीवन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य भारत का एक विशाल साम्राज्य रहा, जिसमें तत्कालीन राजाओं के द्वारा राजनीतिक एकीकरण, शक्तिशाली केंद्रीभूत शासन, कठोर दंड नीति और यूनानी आक्रमणों के बाद में भूमध्य सागर तक के व्यापारिक मार्गों को खोलने, उसका फायदा उठाने, मौर्यों के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और इन सभी कारणों से तत्कालीन समय में हमें आर्थिक क्षेत्र में एक अविस्मरणीय प्रगति होती हुई दिखाई देती है। तत्कालीन इतिहासकार मेगास्थनीज और अन्य यूनानी लेखकों ने मौर्यकाल में भारत की समृद्ध कृषि, अकूत खनिज संसाधन और यहाँ के शिल्पकारों के असाधारण कौशल का बेहतरीन ढंग से वर्णन किया है। यदि हम लोग मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था को विस्तार से जानने का प्रयास करें तो उसके लिए कुछ सब टॉपिक्स जो होते हैं उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। यदि हम लोग मौर्यकालीन कृषि की बात करें तो मौर्यकाल में भी भारत एक कृषि प्रधान देश था। मेगास्थनीज लिखते हैं कि कृषक संख्या में यहाँ पर सबसे अधिक हैं और वे अपना सारा समय खेती में लगाते हैं। कृषक समाज पवित्र और अवध्य है। अवध्य का अर्थ होता है जिसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। यहाँ वर्ष में 2 बार वर्षा होती है और सर्दियों में गेहूं बोया जाता है, जबकि गर्मियों में तिल और ज्वार के बोने का उपयुक्त समय होता है। और भारतवर्ष में किसान हमेशा 2 फसलें प्राप्त करते हैं। कृषि क्षेत्र में मौर्यकाल की महत्वपूर्ण देन सिंचाई के साधनों का विकास था। मेगास्थनीज ऐसे पदाधिकारियों का उल्लेख करते हैं जो नहरों का भी निरीक्षण करते थे। जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सिंचाई के अनेक साधनों का भी उल्लेख मिलता है। इन साधनों में नदी, तालाब और कुएं के द्वारा सिंचाई, चरस के द्वारा कुएं से पानी निकालकर सिंचाई करने का उल्लेख, बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले रहट या चरस के द्वारा कुएं से सिंचाई, बांध बनाकर नहरों के द्वारा सिंचाई और वायु के द्वारा संचालित पवन चक्की के द्वारा सिंचाई का उल्लेख हमको अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि मौर्यकाल में कृषि के विकास के लिए सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास कर लिया गया था और नहरों की वजह से, पानी की व्यवस्था की वजह से किसान अपने खेतों से अच्छी मात्रा में पैदावार प्राप्त करते थे। कौटिल्य ने जुती हुई और बिना जुती हुई, जिसको कृष्ट और अकृष्ट कहा गया है, तथा स्थल अर्थात ऊंची भूमि को अलग अलग भागों में बांटा है। भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अनेक प्रकार के खाद का भी प्रयोग किया जाता रहा। कौटिल्य ने इसी संदर्भ में घी, शहद, चर्बी, मछलियों का चूर्ण, गोबर, राख आदि का खाद के रूप में प्रयोग सुझाया है। मौर्यकाल में यदि हम लोग प्रमुख उपजों की बात करें, फसलों की बात करें, तो कौटिल्य गेहूं, जौ, चना, चावल, गन्ना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, मटर, कपास, आलू आदि फसलों के बारे में विस्तार से वर्णन देते हैं। मौर्यकाल में पशुपालन का भी उन्नत विकास हुआ, या कहें कि पशुपालन भी इस समय अपनी विकसित अवस्था में हमको दिखाई देता है। मौर्य प्रशासन में पशुओं के लिए अलग से विभाग की व्यवस्था भी की गई थी, जिसका उल्लेख हमको अर्थशास्त्र में भी मिलता है। पशु विभाग का जो कार्य था वह कार्य था बंजर भूमि में चारागाहों का विकास करना, चारागाहों की सुरक्षा, उनका पंजीयन करना, पशु आहार की जांच करना,
रोगी पशुओं की चिकित्सा और पशुओं के साथ अमानुषीय व्यवहार को रोकना था। इन कार्यों के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अर्थशास्त्र में गायों के अध्यक्ष अर्थात गोअध्यक्ष और घोड़ों के अध्यक्ष अश्वाध्यक्ष के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। अशोक के द्वारा पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था का उल्लेख भी हमको उसके अभिलेखों से प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि मौर्य काल में पशुओं के विकास, उनकी चिकित्सा, उनकी देखभाल का भी पर्याप्त प्रबंध प्रशासन की ओर से किया गया था। मौर्य अर्थव्यवस्था के एक अन्य पक्ष की हम लोग बात करें तो वह है उद्योग और शिल्प। मौर्य काल में अनेक उद्योग और शिल्प विकसित अवस्था में हमको दिखाई देते हैं। वस्त्र निर्माण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्योग था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि काशी, वंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। काशी और पुंड्र में रेशमी कपड़े भी बनते थे। प्राचीन काल में वंग का मलमल विश्वविख्यात था। चीन पट का उल्लेख भी कौटिल्य करते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि रेशम चीन से आता था। मेगास्थनीज ने भारतीय वस्त्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। खनन और धातुकर्म मौर्य काल का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग था। खानों से कच्ची धातु निकालने, उसे गलाने, शुद्ध करने और लचीला बनाने की क्रिया की अच्छी जानकारी इस समय लोगों को थी। मेगास्थनीज लिखते हैं कि भूगर्भ में विविध धातुओं का जाल बिछा हुआ है। उनके अनुसार इस देश में सोना और चांदी बहुत होता है, तांबा और लोहा भी कम नहीं होता। इनका उपयोग आभूषण, अस्त्र शस्त्र के निर्माण आदि में सुनियोजित तरीके से किया जाता है। इन उद्योगों के अलावा कई अन्य उद्योग भी मौर्य काल में हमको उन्नत अवस्था में दिखाई देते हैं, जैसे रत्न आभूषण कला, काष्ठ कर्म, हाथी दांत की कारीगरी, मृतभांड कला और चमड़े का उद्योग। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि उद्योग और व्यापार को सक्रिय प्रोत्साहन देना राजकीय नीति का एक अंग था। आर्थिक संसाधनों के विशेष महत्व को देखते हुए सरकार ने कुछ उद्योग और व्यापारों को अपने हाथों में केंद्रित रखा। मौर्य प्रशासन के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में एक व्यापक राजकीय औद्योगिक व्यापारिक प्रतिष्ठान था और इसमें बहुत बड़ी संख्या में कारीगर और व्यापारी लगे हुए थे। अर्थशास्त्र में कौटिल्य राजकीय कर्मशालाओं का उल्लेख करते हैं, जिनमें शिल्पी पूर्णतया राज्य के निरीक्षण में विविध वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले शिल्पियों की भी अपनी श्रेणियां या संगठन होते थे। शिल्पकारों को राज्य के द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता था और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जहां एक ओर सम्मानित किया जाता था, वहीं उनके अपराधों के लिए भी उनके विरुद्ध की यदि कोई अपराध होता था तो उसको भी कठोर दंड दिया जाता था। यदि मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य की बात करें तो वह आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों के रूप में हम समृद्ध पाते हैं। आंतरिक व्यापार के लिए देश में सुरक्षित और सुव्यवस्थित स्थल मार्ग मौजूद थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था व्यापारिक मार्ग, वह था पाटलिपुत्र से पश्चिमोत्तर प्रदेशों में तक्षशिला तक जाने वाला राजपथ, जिसकी लंबाई लगभग 1500 कोस थी। दक्षिण भारत की ओर जाने वाले अनेक व्यापारिक मार्ग थे। इन बड़े बड़े मार्गों से अनेक उपमार्ग भी निकलते थे जो छोटे छोटे व्यापारिक नगरों को जोड़ते थे। मार्गों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना राज्य का प्रमुख दायित्व था। आंतरिक व्यापार देश की नदियों के मार्ग से भी होता था। जल पथ को कम खर्चीला होने पर भी कौटिल्य असुरक्षित मानते हैं और लिखते हैं कि इनके द्वारा वर्षा काल में आवागमन कठिन हो जाता है। कौटिल्य उत्तरी मार्गों की अपेक्षा दक्षिणी मार्गों को उत्तम मानते हैं, क्योंकि दक्षिणी मार्गों में कंबल, चर्म, अश्व, शंख, हीरा, मुक्तामणि, सोना आदि वस्तुएं
व्यापार के माध्यम से प्राप्त होती थी। इस समय विदेशी व्यापार भी प्रगति पर था। अर्थशास्त्र में विदेशी सार्थवाह, जिनको काफिले भी कहते हैं, का उल्लेख मिलता है, जो पश्चिमोत्तर भारत के स्थल मार्गों से व्यापार के लिए आते थे। यूनानी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की वजह से पश्चिम एशिया और मिस्र के साथ भारत के व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बना। एक मुख्य स्थल मार्ग तक्षशिला से काबुल, बैक्ट्रिया और वहां से पश्चिमी देशों की ओर जाता था। समुद्री मार्ग भारत के पश्चिमी समुद्र तट से फारस की खाड़ी होते हुए अदन तक जाता था। भारत से और मिस्र से आने वाले व्यापारिक वस्तुओं का विनिमय अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। भारत से मिस्र को हाथीदांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी निर्यात होती थी। अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की मौर्यकालीन मुद्राओं के नाम भी हमको दिखाई देते हैं, जिनमें स्वर्ण या स्वर्ण मुद्रा, कारशार्पण, पर्ण या धरण जो चांदी की होती थी, माशक जो तांबे की मुद्रा होती थी, काकणी तांबे की छोटी मुद्रा होती थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मुद्राओं को सरकारी टकसालों में ही ढाला जाता था। उत्खनन से हमें भारी मात्रा में आहत या पंचमार्क सिक्कों के समूहों को मौर्यकाल से संबंधित भी कुछ इतिहासकार मानते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत मौर्य काल में जो आर्थिक अवस्था थी वो अपनी उन्नत और विकसित अवस्था में प्राप्त होती है।